Good morning, my dear student. Today we are started and other periodic property of element that is ionization energy or ionization potential. बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। तो मैंने बताया था जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब एटम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। और आयनाइजेशन एनर्जी उन जब भी एटम का कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो हमारा एटम आइसोलेटेड होना चाहिए या गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम उस एटम का आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? तो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी जब किसी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी को कहा जाता है बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे बच्चों यहाँ पर मैं एक सोडियम एटम ले रहा हूँ और वो हमारा सोडियम एटम गैसियस फॉर्म में है, आइसोलेटेड फॉर्म में है, विलगित फॉर्म में है। तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम एटम हमारा किस फॉर्म में है? आइसोलेटेड या गैसियस फॉर्म में मैंने सोडियम एटम को कर लिया। आपको पता होगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो 281 सोडियम के आउटर सेल में, बाहर यही ना, इसी को आउटर सेल बोला जाता है। तो आउटर सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन है। और इनर सेल में, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और पहले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आयनाइजेशन एनर्जी मैंने क्या बताया कि किसी भी आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो बच्चों बाहरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से ही निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब इस बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनको निकालने के लिए जब आप ऊर्जा दोगे, जो एनर्जी दोगे, उसी एनर्जी को कहा जाता है बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो उसे कहा जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि मैं सोडियम के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं। अब ये जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसी प्रक्रिया को ही बोला जाता है, जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए उसी को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसे कहा जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पे क्या है? कम है, क्योंकि न्यूक्लियस से इसकी दूरी बढ़ गई है। तो दूरी बढ़ गई तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या हो गया? कम हो गया। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा देना पड़ेगा। इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। लगभग जो यहाँ सोडियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है लगभग 495 किलो जूल होता है, 495 किलो जूल होता है यहाँ पर सोडियम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब है, जिस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब है, तो न्यूक्लियस का उस ऑर्बिटल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस ऑर्बिटल पे ज्यादा लगेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब है उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे बच्चों यहाँ पर अगर इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन को आप निकालना चाहते हैं ऊर्जा दे करके, तो यहाँ पर आप ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं उसके इनर सेल से, तो अब यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। और जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लग रहा है। तो जब ज्यादा लग रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा, तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन मैंने फिर भी ऊर्जा दिया और इसको निकाला, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकाल ले तो इसे कहा जाएगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो सोडियम का होता है बच्चों लगभग 4592 किलो जूल होता है, 4592 किलो जूल होता है। तो आप कंपैरिजन करें बच्चों कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 495 किलो जूल ऊर्जा पड़ रहा है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसके कई गुना एनर्जी देने पड़ रही है। तो इसका वजह क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर से जिस एटम की साइज जितनी छोटी होगी उस एटम का आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा।
जिस एटम की साइज जितनी बड़ी होगी उसका जेड इफेक्टिव उतना कम होगा। जब जेड इफेक्टिव कम होगा तो न्यूक्लियस का लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उस आउटर सेल पे कम होगा, तो उसको आसानी से आप उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर साइज छोटी है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, और जब जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया बच्चों तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों, जब सोडियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, मैं फर्स्ट को मान रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाएगा, केटायन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, केटायन का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर से हम लोग पीरियड में चल रहे हैं, पीरियड में चल रहे हैं बच्चों, पीरियड में, और देखते हैं कि पीरियड और ग्रुप में क्या फर्क पड़ता है। अगर आप पीरियड में चल रहे हैं तो क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा था कि पीरियड में चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल की संख्या कम होती है। नंबर ऑफ सेल की संख्या अगर कम होती है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इसका मतलब कि जो है उसकी साइज कम होगी, और जब साइज कम हुआ तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा लगेगा। जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। इसका मतलब कि पीरियड में अगर चल रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। लेकिन ग्रुप में क्या होते हैं, जब हम लोग ग्रुप में आते थे बच्चों तो यहाँ पर जो है जेड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब हम लोग ग्रुप में चलते हैं, टॉप टू बॉटम ग्रुप होता है ना, जब हम लोग ग्रुप में चलते हैं तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव घटता है। जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों जेड इफेक्टिव घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब नंबर ऑफ सेल की संख्या बढ़ जाएगी बच्चों तो जो है आपका जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की, और जब दूरी बढ़ी तो कम इलेक्ट्रॉन देकर के हम ऊर्जा को निकाल सकते हैं आसानी से, तो ऊर्जा देकर जो है हम लोग रिमूवल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रुप में चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि ये जो है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो बच्चों लिखेंगे एन एनर्जी required to remove electron of outermost cell, outermost orbit to outermost orbit to infinity from isolated gaseous atom is known as ionization energy। या कह सकते हो बच्चों वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरत पड़ती है किसी आइसोलेटेड या गैसियस एटम से, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ बच्चों मैंने जो है एम कोई मेटल ले लिया, कोई एलिमेंट ले लिया, कोई मेटल है, एम क्या है हमारा, कोई मेटल है ना, और ये भी किस फॉर्म में होगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। मैंने बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब आपका एटम जो है गैसियस फॉर्म में है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम सॉलिड में होगा तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैंने बताया ये मेटल क्या करेगा बच्चों, अपने आउटर मोस्ट सेल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो अच्छा जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है तो क्या बनेगा, केटायन बनेगा। क्या बनेगा,
यहाँ पर इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये जो है पॉजिटिव आयन बन गया। अब कैसा आयन है आपको पता ही है, कैटायन है। कैसा मेरा कैटायन लिख दो, सीधे कैटायन लिख दे, CATION, मेरा कैटायन बन गया बच्चों। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिए, रिमूव। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आप क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। हीट मतलब ऊर्जा दे रहे थे, है ना, एनर्जी दे रहे थे। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलती है उसे हम डेल्टा एच कहेंगे। एंथैल्पी बोला जाता है डेल्टा एच को। ये एंथैल्पी जो होती है वही कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। वही क्या कहलाती है हमारी, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो बच्चों अगर जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे हो तो जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है। कैसा होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी हमारा पॉजिटिवली होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैसा होता होगा बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो ये डेल्टा एच क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों अगर डेल्टा एच आपका है, ये हीट ऑफ रिएक्शन है। डेल्टा एच क्या है, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि डेल्टा एच है क्या। डेल्टा एच जो है आपका हीट ऑफ रिएक्शन है। अगर से ये डेल्टा एच अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है बच्चों, अगर हीट कैसा हो रहा है हमारा, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है मतलब डेल्टा एच लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 इसका मतलब कि हीट क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्ब हो रहा होगा, हीट अवशोषित हो रही होगी, हीट एब्जॉर्ब। और जब हीट एब्जॉर्ब होता है बच्चों तो उसे बोला जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोला जाता है बच्चों, एंडोथर्मिक। अरे आपने पढ़ा होगा उष्माशोषक, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और अगर से डेल्टा एच लेस देन 0 है बच्चों, डेल्टा एच क्या है, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन जो है 0 से कम है। जब 0 से कम होगा तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हीट क्या होगी, निकलेगी। तो यहाँ पर हीट जब निकलेगी तो उसे कहा जाएगा जो है हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा, मतलब जो है आपका हीट रिलीज हो रही है। तो जब हीट रिलीज होगा तो उसे हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक। क्या कहा जाएगा बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब देखो बच्चों, यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कैलकुलेट किया जाता है। ये आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ईवी मतलब क्या होता है, ईवी इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है बच्चों 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। किलो जूल में बदलना चाहोगे तो इसका जो है किलो जो आप बस मोल में बदलना चाहते हो तो होता है 96 किलो जूल पर मोल। ये मोल में होता है। इसको जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए सवाल लगाने के लिए हम लोग इसको याद करना पड़ेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, या उसी कह सकते हो आप 96 किलो जूल, 96 किलो जूल पर मोल, 96 किलो जूल पर मोल। अब इसको जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो है इसमें भी बदल सकते हैं बच्चों, किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हैं। इसकी अगली इकाई किलो जूल पर मोल, अथवा बच्चों जो है किलो कैलोरी पर मोल भी इसकी यूनिट है, किलो कैलोरी पर मोल। ये भी जो इसकी क्या है यूनिट है, नोट कर। अब हम लोग देखेंगे बच्चों सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकाले बाहरी कक्षा से, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाले, इसी को बोला जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालोगे मेटल की, तो ये मेटल हमारा कैसा है, गैसियस फॉर्म में है और न्यूट्रल है। कैसा है बच्चों, उदासीन है। कैसा है, न्यूट्रल है। तो जब पहले इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करोगे मेटल के,
गैसियस फॉर्म में जो है आप उसको पहले इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करोगे तो हमारा बनेगा क्या बच्चों, m प्लस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया। अब जो यहाँ पर एनर्जी निकलेगी उसी को कहा जाएगा, जो एनर्जी दे रहे हो रिक्वायर्ड है उसी को कहा जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। निकलेगी नहीं, एनर्जी तो दे रहे हो ना निकालने के लिए। अब अगर से आप m प्लस से फिर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, फिर क्या करना है हमें, एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव कर दो। तो बच्चों अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अब रिमूव करना, कैटायन बन गया है ना, अब कैटायन से फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अब यहाँ आपको एनर्जी क्या होना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अब इसकी साइज क्या हो गई होगी, छोटी हो गई। जब साइज छोटी हो गई तो इसका मतलब यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाने की वजह से अब की बार ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, अब की बार एनर्जी हमें ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ अब फिर क्या बन जाएगा, m+2 गैसियस फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पर जो एनर्जी आप निकालने के लिए दोगे उसे बोला जाएगा IE2 बोला जाएगा। अब अगर फिर इसी से m+2 से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो अब की बार तो बहुत ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि साइज बहुत कम हो गई, और जब साइज बहुत कम तो जेड इफेक्टिव इससे ज्यादा भी इंक्रीज हो गया होगा, और जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ गया होगा तो इससे एनर्जी हमें बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे। तो ये बन गया m+3। तो इसका मतलब ये है कि उसका जिसकी साइज जितनी छोटी होती चली जाएगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतने ही ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इसके लिए हम पूछे जो है आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसका आयनाइजेशन एनर्जी होगा, थर्ड का। तो हम लिख ले फॉर सेम एलिमेंट सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा बच्चों, IE3 फिर IE2 फिर IE1। जैसे मैंने सोडियम का लेकर के आपको दिखाया था, फर्स्ट एनर्जी उसकी कितनी थी 495, लेकिन जब सेकेंड वाला निकालने की पारी आई तो 4592 हो गया था। कितना ज्यादा हो गया था, तो उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका मतलब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा और सेकेंड वाला फर्स्ट से आएगा। इसकी वजह क्या है कि जेड इफेक्टिव क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, क्योंकि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो क्या बन रहा है, सब कैटायन ही तो बन रहे हैं धनात्मक वाले। तो लिखेंगे हम लोग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कैटायन it is difficult to remove electron। जैसे जैसे कैटायन की फॉर्मेशन होती जाएगी उससे वैसे इलेक्ट्रॉन को हटाना क्या हो जाएगा हमारे लिए और कठिन हो जाएगा, रिमूवल इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता जाएगा, हाँ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, सो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा और हाइगर। नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से इफेक्ट प्रभावित करते हैं। फैक्टर इफेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी, तो पहला इफेक्ट है बच्चों साइज का। पहला इफेक्ट क्या है पढ़ेंगे, साइज का, साइज ऑफ एटम या आयन। एटम या आयन, तो पहला इफेक्ट है।
तो आप जानते हैं कि साइज जितना बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतने कम होगी, साइज जितना ज्यादा हो जितना कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि बच्चों साइज जब बड़ी आएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर साइज छोटी हो गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लगेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहला इफेक्ट हमें समझ में आ गया होगा, साइज ऑफ एटम या आयतन से लिख सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब अगर साइज बड़ा हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा साइज बड़ा होगा अगर, है ना। इसका मतलब क्या निकला, इफ साइज इंक्रीज, अगर साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। और बच्चों अगर इफ साइज क्या हो रहा हो बच्चों, डिक्रीज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज तो आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीज। तो आप ऐसे लिख सकते हो, लिख दे, इन लार्जर इज द साइज। अब उसी चाहे ऐसे लिख दो चाहे लैंग्वेज के रूप में लिख दे, वही मतलब है, लैंग्वेज के रूप में लिख दे। लार्जर इज द साइज, साइज जितनी बड़ी होगी तो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना कम। लार्जर इज द साइज, स्मॉलर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Smaller will be force of attraction। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों स्मॉलर हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्मॉलर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इजियर विल बी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं हम लोग, बाहर निकाल सकते हैं। इजियर विल बी easier will be removal of electron and smaller will be ionization energy, and smaller will be आयनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर से साइज बढ़ रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। ऐसे बच्चों देख लो, जैसे यहां पर मैं यहां पर ये है, यहां पर एक छोटा ऑर्बिटल, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहां पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, और यहां भी एक बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। तो किस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसानी वाला होगा, इस इलेक्ट्रॉन को कि इस इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इस जो है इसकी साइज क्या है, बड़ी है। तो यहाँ न्यूक्लियस से इसकी दूरी बढ़ जा रही है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जा रहा है, कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप जो देखेंगे Q1 by Q2 by R², मतलब यहाँ डिस्टेंस क्या R क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जब R बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका कम लग रहा है तो ये आसानी से निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन काफी मजबूती से बना है, क्योंकि साइज क्या है, कम। और जब साइज कम है तो इसका मतलब डिस्टेंस भी कम है। तो जब डिस्टेंस कम हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन को इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ज्यादा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतने ज्यादा, साइज जितना बड़ा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम। अगला इफेक्ट है बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। तो हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा बच्चों, तो साइज जब कम होता है तभी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग हाइगर द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव, हाइगर द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव,
more will be attraction, more will be attraction, hence higher will be ionization energy. आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, जेड इफेक्टिव। इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो मेरा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। अगली हेडिंग डालोगे बच्चों, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल। अगला इफेक्ट जो है पेनिट्रेशन ऑफ penetration power of subcell, power of subcell या ऑर्बिटल। तो पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल या ऑर्बिटल ये भी क्या करती है, आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करती है। जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना ज्यादा करीब होगा उसका फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन उस पर ज्यादा लगेगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतने ही दिक्कत होगी, उतना ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ सबसेल कम होगा, जिसकी स्क्रीनिंग बहुत कम होगी, पुअर स्क्रीनिंग होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे हायर इज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल, higher is the penetration power of orbital, more energy will be required, more energy will be required to remove the electron that is ionization energy, also depend upon type of electron which is to removed, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जितना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल का होगा, मोर एनर्जी क्या होगी, उसे निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन किस टाइप का इलेक्ट्रॉन है, जो हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है ऑर्बिटल से, वो किस टाइप का है ना इलेक्ट्रॉन है, कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, कि पी ऑर्बिटल में है, कि डी में है, कि एफ में है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा मौजूद कहाँ है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा बच्चों, आप जानते हैं कि जो एफ सबसेल होता है उसकी शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाती है। तो जब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई तो एफ पर क्या लगने वाला फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन घट गया, और जब घट जाएगा तो आयनाइजेशन उसको हम लोग एफ से आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा बच्चों वो एस का होगा, फिर पी का होगा, फिर डी का होगा, फिर एफ का होगा, और अदर फैक्टर सेम रहेंगे। इसमें ब्रेकर में लिखना अदर फैक्टर
सेम। तो ये जो है आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन बच्चों याद रखना कि ये पेनिट्रेशन पावर तब है जब वो एक ही सब सेल के हों। जब एक ही सभी सब सेल के हैं तभी ये जो है आपका इफेक्टर काम करेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा एस के इलेक्ट्रॉन निकालने में, फिर पी, फिर डी, फिर ए। जब सब सेल क्या हो, समान हो, उसको ध्यान दीजिएगा। अगला इफेक्ट है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, जो फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जब इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल के, तो इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा ही डिफिकल्टी होगा। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है। तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव हो सकता है। इसका मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की एनर्जी जो है, जो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इनका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लिखेंगे बच्चों हम लोग हाफ फील्ड and full field of orbital are more stable हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं बच्चों। सो इट इज डिफिकल्ट to remove electron from them. So their ionization energy is higher। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ हाफ फील्ड मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, देख लें कि कौन हाफ फील्ड है। HALF हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड में आपके कौन कौन से हैं, जैसे P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, P3 और D में 10 होते हैं, तो उसका आधा 5, और F में 14 होते हैं, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, F7। ये ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। फुल फील्ड देखो, फुल फील्ड P में कितने होंगे, 6, D में 10, F में 14। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी जब ज्यादा होती है तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। जब बड़ा मुश्किल है तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ट्रांस पीरियोडिसिटी इन आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब पीरियड में जाने पर और ग्रुप में आने पर आयनाइजेशन एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों ये आपका टॉप टू बॉटम को क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे आओगे तो ग्रुप, ये हमारा है ग्रुप। और लेफ्ट टू राइट चलोगे तो क्या मिलता है, पीरियड। लेफ्ट टू राइट। तो जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, इसका मतलब पीरियड में जब चलेंगे, पीरियड में चलते हो बच्चों लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या होती है, जेड साइज घटती है। इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या होता है, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि साइज हमारा घटता है। और जब साइज घटेगा बच्चों, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज घटेगा, इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपका इंक्रीज कर जाएगा। और जब टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलते हैं हम लोग, तो जब ग्रुप में चलते हैं बच्चों तो क्या होता है ना, साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा। और जब जेड इफेक्टिव आपका घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा,
घट जाएगा। आयनिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? घट जाएगा। तो अगर से जो है हम एक क्वेश्चन से यहाँ करते हैं, जैसे फर्स्ट जो है लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखता है। पहला ऑप्शन है Li+, दूसरा ऑप्शन है Na+, तीसरा ऑप्शन है K+, चौथा ऑप्शन है Rb+। किसका आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगा? तो बच्चों ये एक ही ग्रुप के लग रहे हैं, कौन से? एस ब्लॉक में। सब क्या है? एस ब्लॉक में। तो आप एस ब्लॉक में तो ये तो जानते ही है ना, एस ब्लॉक में यही तो है आपका लीना के रब सीफायर है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम तक दिया है। तो ये एस ब्लॉक के हैं, एल्कली मेटल के। तो ऊपर से नीचे आओगे, यही तो ग्रुप है आपका फर्स्ट ग्रुप। ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। और जब साइज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? घटेगा। और जब जेड इफेक्टिव घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? Rb+ का। और सबसे ज्यादा कौन होगा? लिथियम प्लस का। तो इसका मतलब सबसे मैक्सिमम पूछा है हमसे। तो अगर मैक्सिमम पूछा है आयनाइजेशन एनर्जी तो कौन सा है? लिथियम+ सही हो जाएगा। एक सवाल और करो। वही है सवाल, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी। अब की बार सवाल को थोड़ा सा बदल दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग है मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है बच्चों। तो पहला ऑप्शन है Be+2, Mg+2, Ca+2 और Sr+2। पूछ रहा है कि जो है किसमें किसका मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होगा। तो बच्चों ये आपको जो है सेकेंड ग्रुप का लग रहा है आपका एस ब्लॉक का। ये सेकेंड ग्रुप का कौन वाला? ये आपका है, यही तो है सेकेंड ग्रुप में बच्चों। बेरिलियम भिगमंगे का असर बढ़ा। यही है। तो ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब साइज बढ़ रही है बच्चों तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब सबसे कम किसका होगा? स्ट्रांसियम का। और सबसे ज्यादा किसका होगा? तो अगर इसमें हमें क्या पूछ रहा सवाल में? मिनिमम। तो मिनिमम कौन हो जाएगा? Sr+2। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। और जब साइज बड़ी है तो जेड इफेक्टिव कम। और जब जेड इफेक्टिव कम तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान। तो ये वाला सही हो जाएगा। अगर मैक्सिमम पूछता बच्चों तो कौन हो जाता? ये मैक्सिमम और वो मिनिमम। तो उससे मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो अगर पीरियड में चल रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? हमारी बढ़ रही है। और ग्रुप में चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो अगर फर्स्ट पीरियड में आप देखें तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं आपके? तो एक दो पीरियड का हम देख लेते हैं। फर्स्ट पीरियड में हमारे हाइड्रोजन और हीलियम है। तो हाइड्रोजन और हीलियम है। तो किसकी साइज जो है किसका हाइड्रोजन और हीलियम है तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? हीलियम का। बाएं से दाएं चलते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ना। हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो फर्स्ट पीरियड था। सेकंड पीरियड का देखो। सेकंड पीरियड में हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं? सेकंड पीरियड में है आपका लिथियम है। क्यों बच्चों? बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान है। अब इसको जो है फर्स्ट पीरियड में तो आयनाइजेशन एनर्जी के सही करा है। आयनाइजेशन एनर्जी का एक हमने निकाल लिया इसका। अब यहाँ सेकंड पीरियड में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करें तो एटॉमिक नंबर 4 होता है ना, 1s2 2s2।
S पूरे तरीके से भरा। बोरान का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2 2s2 2p1, और नाइट्रोजन का देखें तो 1s2 2s2 2p3। अरे भैया p में हाफ फील्ड है, तो आपने पढ़ा कि हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये हाफ फील्ड है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की क्या किससे ज्यादा होगा, ऑक्सीजन से, और बेरिलियम का किससे ज्यादा हो जाएगा, बोरान से। मतलब बोरान यहाँ आ जाएगा, बेरिलियम यहाँ जाएगा। हमने पढ़ा है ना कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ती है, नहीं साइज घटती है, और साइज जब घटेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन हाफ फील्ड का थोड़ा सा लोचा आ गया, तो हाफ फील्ड की होने की वजह से नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा, और बेरिलियम का जो है बोरान से ज्यादा हो जाएगा। और नियान का सबसे ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों होगा भैया, नियान तो इनर्ट गैस है, इसका ऑक्टेट पूरा है। अब ऑक्टेट पूरा है, उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा उसके ऑक्टेट से, तो कितना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है। और आपने पढ़ा हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि जो है अगर आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम देखा जाए बच्चों, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, नियान का हो जाएगा। तो लिथियम का, इसके बाद सबसे कम लिथियम का, फिर बोरान का, फिर बच्चों बेरिलियम का, इसके बाद कार्बन, और इसके बाद ऑक्सीजन। ऐसे चल रहा है ना, ऑक्सीजन, और फिर इसके बाद नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा ना। इसके बाद जो है किसका हो जाएगा बच्चों, फ्लोरीन, और फिर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, नियान का। अच्छा हो गया इसको जो है ये, लेकिन फर्स्ट के लिए ही है कि आपका करंट ही हो गया। आप याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर सकते हो, लिबे कनफली या कनोफनी, ऐसे याद कर लो लिब। तो फर्स्ट आंसर एनर्जी को याद करने का तरीका बता दे रहा हूं, वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई याद करने का तरीका नहीं है। लिब बे कन नो है ना, कानो हो जाएगा मतलब नो में दोनों आ जाएंगे, ओ की भी आओ, ये नो नो आ की मात्रा आ रही ना, कानो और फानी, ऐसे याद कर सकते हो। इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, नियान का, फिर फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, और सबसे कम किसका हो जाएगा, सेकंड ग्रुप में है ना, लिथियम का। थर्ड ग्रुप में इसे देख लो बच्चों, ग्रुप में नहीं, थर्ड पीरियड में देखो। तो थर्ड पीरियड में सीधे मैं ऑर्डर बना दे रहा हूं आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी का सबसे ज्यादा ऑर्डर जो है क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे थर्ड पीरियड में तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटती है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो मैं सीधे आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम बना दे रहा हूं कि सबसे कम जो होता है सोडियम का होता है, फिर एल्युमिनियम का होता है, फिर मैग्नीशियम का, फिर सिलिकॉन का, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, अरे भैया आर्गन अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस इनर्ट गैस ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, इस वजह से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आर्गन का। ये आपका सेकंड थर्ड पीरियड का आयनाइजेशन एनर्जी का है।